करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नेट जेआरएफ के लिए हाई परसेंटाइल हासिल करने के लिए किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए और नेट जेआरएफ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए नेट जेआरएफ की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर लवकुश मिश्रा जी। लवकुश मिश्रा जी, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि नेट जेआरएफ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्या रहती है। जी, देखिए, जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार जो नेट या जेआरएफ की एलिजिबिलिटी है, मिनिमम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए है। कुछ बच्चों को इसमें छूट भी मिलती है जो SC ST या OBC के हैं, उन बच्चों के लिए कुछ छूट भी निर्धारित की गई है। तो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए यही क्राइटेरिया है, 55% मार्क्स के साथ PG होना चाहिए। और जो मार्क्स की बात थी, क्या कोई एज लिमिट भी रहती है? जी, देखिए, नेट के लिए तो कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन JRF के लिए एज लिमिट निर्धारित की गई है। जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए एज लिमिट 31 साल कर दी गई है। पहले कोरोना संक्रमण के पहले ये एज लिमिट 30 इयर्स हुआ करती थी, जो कि कोरोना के संक्रमण काल के बाद में 31 साल कर दी गई है। इसलिए सामान्य वर्ग के बच्चे अब 31 साल की उम्र तक JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक नेट आ रहा है, दूसरा जेआरएफ की बात कर रहे जी, हैं। तो क्या जो नेट और जेआरएफ है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जी। ऐसे बच्चे जो केवल नेट क्वालिफाई कर पाते हैं, देखिए जो यूजीसी द्वारा एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, यह उस एग्ज़ाम को NTA ऑर्गेनाइज करती है। उसमें जो बच्चे अच्छे परसेंटेज या अच्छे परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण करते हैं, उनको JRF के लिए चुन लिया जाता है और जिन बच्चों का परसेंटेज थोड़ा कम रह जाता है, उनको नेट क्वालिफाई करवाया जाता है। तो ये प्रक्रिया ऑल इंडिया स्तर पे होती है, इसलिए जो एग्ज़ाम होता है इसका थोड़ा टफ ही होता है। तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो उच्चतर शिक्षा सेवा है उसके लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन उनको यदि वे किसी महाविद्यालय में या फिर यूनिवर्सिटी में यदि वो PhD में एडमिशन लेते हैं तो उनको किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं दी जाती है। लेकिन जो बच्चे JRF क्वालिफाई करते हैं उनको एज ए जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पे उनको भारत सरकार द्वारा या UGC द्वारा एक अच्छा खासा अमाउंट फेलोशिप के लिए दिया जाता है। यह फेलोशिप 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। फेलोशिप कितना तक हो सकता है लगभग एवरेज? जी, देखिए, जो 31,000 रुपये रखा गया है फेलोशिप के रूप में और उसके बाद में लगभग 31,000 का 16% या 24% HRA के रूप में रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर के 35-36 हज़ार रुपये तक फेलोशिप दी जाती है। मतलब परिवार का जो एक बर्डन परिवार पे होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है। जी, यदि आप आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो फिर आप आत्मनिर्भर हो करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप अपनी रिसर्च को आत्मनिर्भरता के साथ कर सकते हैं। जैसे आर्थिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पे ना। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नेट JRF का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या रहता है? टोटल कितने पेपर होते हैं इसमें और जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा रहता है? जी, इस समय जो परीक्षा हो रही है उसमें लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 घंटे की समयावधि दी जाती है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में होते हैं
और 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में होते हैं, तो ये जो आपका दोनों सब्जेक्ट होता है। दोनों पेपर के लिए 3 घंटे होते हैं या जी, सिंगल दोनों पेपर के लिए 3 घंटे निर्धारित हैं। पेपर? उन 3 घंटों में आपको दोनों ही पेपर करने हैं। आप चाहें तो पहला पेपर शुरू करिए, 50 क्वेश्चन का पहले कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दीजिए पेपर, उसको पहले कर लीजिए। लेकिन वो दोनों ही पेपर आपको 3 घंटे में करने होते हैं, जो 150 क्वेश्चन का होता है। और अलग-अलग टोटल टाइम नहीं मिलता है अलग-अलग अलग-अलग पेपर के टाइम लिए नहीं मिलता है, और टोटल 300 नंबर्स निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 पेपर आपने बताए हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। जी। जो फर्स्ट पेपर होता है उसका पैटर्न क्या रहता है? जी। कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं? जी। देखिए, जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, हुँ, वो लगभग उसमें 10 टॉपिक होते हैं, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, हुँ, और कंप्रीहेंशन है, या फिर आपका कुल मिलाकर के 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हुँ, और टोटल 50 नंबर क्वेश्चन का पेपर होता है। हुँ, तो देखिए, जो हमने तैयारी की थी फर्स्ट पेपर की, हुँ, उसमें यदि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ दिया जाए, हुँ, तो बाकी जो आपके 8 टॉपिक बचते हैं, वो हुँ, लगभग सिविल सर्विसेज के सीसैट के पेपर जैसे ही होते हैं। तो मेरा तो, जैसे मैंने सीसैट की तैयारी की थी, तो हुँ, मेरा फर्स्ट पेपर तो उसी से तैयार हो गया था। हुँ। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने अलग से पढ़ लिया था। तो जो सीसेट का बात आप कर रहे हैं काफ़ी सिविल सर्विसेज से काफ़ी समानता रखता है फर्स्ट पेपर। जी। आपकी रणनीति क्या रही थी इसको तैयार करने में? देखिए, फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, इसमें मैन एंड एनवायरनमेंट है, हुँ, ये आपका टॉपिक है। हुँ, तो मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ लिया था, घटना चक्र का कंपोनेंट है। हुँ, और मैंने जो पॉलिटी की कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी घटना चक्र का कंपोनेंट पढ़ के ही मैंने तैयार किया था। हुँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने लूसेंट की बुक से जो जितना दिया है, उसमें कंप्यूटर का टॉपिक पार्ट दिया है, उतना मैंने पढ़ लिया था। हुँ, और बाकी का आप यदि जीएस तैयार करते हैं, भले ही लूसेंट की बुक से तैयार करते हैं जीएस, तो फिर उससे आप फर्स्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं। जो आसानी से उसका निकाल सकते हैं। हाँ, जो जीएस का पार्ट है उसका लूसेंट टाइप से तैयार हो जाएगा। हुँ, हुँ, बाकी आपका मैथ और रीजनिंग के लिए आप अलग से कोई बुक्स ले सकते हैं। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे से पाई चार्ट वगैरह पूछे जाते हैं इसमें। तो अच्छा जब आपने जेआरएफ के बारे में सोचा सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, तो उस सोचने के दौरान और नेट क्वालीफाई जो जेआरएफ आपने क्वालीफाई किया है, उस दौरान आपको कितना लगभग समय लगा था? देखिए, चूँकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑलरेडी कर रहा था, तो जो सब्जेक्ट मेरा पीजी में था, जैसे मेरा इतिहास रहा था हुँ, पीजी में, प्राचीन भारतीय इतिहास, और दूसरा पेपर सीसैट का होता है, तो सीसैट भी तैयार कर रहा था। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही मेरे दोनों पेपर तैयार हो रहे थे, इसलिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की थी हुँ। जेआरएफ को क्वालिफ़ाई करने के लिए। जो भी तैयारी थी मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही हो गई थी। फिर भी कितना समय आपने लग दिया होगा इसमें? देखिए, मैंने पहली बार में ही नेट क्वालिफ़ाई कर लिया था हुँ, 2017 में, लेकिन मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे इंटरव्यू लगे थे हुँ, पीसीएस मेंस देने के बाद में। हुँ, तो फिर मैंने दोबारा जेआरएफ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, हुँ। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा जेआरएफ की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लिया। अच्छा लवकुश जी आपका एक लंबा अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज में। लगभग 4 बार आपने मुख्य परीक्षा लिखा है और 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो कहीं न कहीं आपका जीएस और जी। सीसेट काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका था। जी। बट वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के उससे गुज़र रहे हैं, जी।
और वो नेट जेआरएफ की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए? देखिए, पहले तो उनको जिस भी विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा नेट या जेआरएफ के लिए अपीयर हो रहा है, वो उसी विषय से हो रहा है जिस विषय से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसलिए हर बच्चे का जो दूसरा पेपर है, उस पे अच्छा खासा कमांड होगा। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट तो अच्छे से तैयार ही करना है, तभी आप इस परीक्षा को बीट कर पाएंगे। और दूसरा, फर्स्ट पेपर के लिए कोई विशेष रणनीति नहीं अपनानी है। उसके लिए आप देखिए, जो अगर थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 6 से 8 तक की पढ़ लीजिए हर विषय की, तो आपका लगभग टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो तैयार हो सकते हैं फर्स्ट पेपर में। बाकी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक, ये आपको अलग से थोड़ा देखने होते हैं। और बाकी का जीएस का पार्ट आप देख लीजिए, लूसेंट वगैरह छोटी छोटी बुक्स आती हैं, उनसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि वे स्टूडेंट्स जो ग्रामीण परिवेश में हैं और सुदूरवर्ती गाँव में रहते हैं और वो शहरों से थोड़ा उनका उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम या कोई नेट पर, जहाँ से वो इस दिशा में आगे बढ़ सकें? जी, देखिए, ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग हैं आपकी, अनअकैडमी पे ही नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ही पूर्व वर्षों के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, उनको आप सॉल्व करके आइए। और ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप यूट्यूब के माध्यम से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान आपको आपका जो सब्जेक्ट है उस पे ही देना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट को तैयार करने का कोई भी ऑनलाइन माध्यम नहीं है। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट तो खुद ही तैयार करना पड़ेगा। आप उसे कैसे तैयार करते हैं ये आप खुद सोचिए। अच्छा, अगला प्रश्न मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं? फर्स्ट पेपर के लिए, हाँ। है ना। सेकंड पेपर तो अपना सब्जेक्ट ही होता है, उसमें तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। तो सेकंड पेपर के लिए भी कोई ऐसा हो जो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहता हो स्टूडेंट्स के लिए, इजी भी रहता हो और आसानी से स्टूडेंट्स उसमें लीड ले सके, आगे तक बढ़ सके? देखिए, सेकंड पेपर मैंने बताया ना, वो आपका अपने सब्जेक्ट का पेपर है, तो उस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि आप पीजी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नेट जेआरएफ हमको क्वालिफाई करना है, तो फिर आप पहले से ही अपना सब्जेक्ट अच्छी प्रकार से तैयार करके चलें, तभी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। मैंने बताया कि जो भी स्टूडेंट हैं वो पहले से ही प्रिपेयर होके आते हैं। तो सेकंड पेपर के लिए तो कोई विशेष रणनीति नहीं बताई जा सकती। हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, जैसे सीसेट के लिए कुछ बुक्स आती हैं मार्केट में, जैसे घटना चक्र के कंपोनेंट ही आते हैं सीसेट के लिए, या लूसेंट के कुछ कंपोनेंट आते हैं सीसेट के लिए, जिसमें ट्रिकी मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन दिए होते हैं, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन को जल्दी से कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन दिए होते हैं। और बाकी जीएस का पार्ट है, जैसे आप घटना चक्र के छोटे छोटे कंपोनेंट खरीद के पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का घटना चक्र पढ़ा, और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी घटना चक्र में कंपोनेंट आते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। देख जी, पूछिए। जो आपका परसेंटाइल रहा है, तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो जेआरएफ क्वालिफाई के लिए कितना परसेंटाइल तक होना चाहिए, और आपका परसेंटाइल कितना था? देखिए, मेरा जो परसेंटाइल था सामान्य वर्ग के लिए 99.56, लगभग 99.56 था। और जो ये तो परसेंटाइल है, लेकिन यदि आप परसेंटेज मान के चलते हैं तो फिर आप 65 प्लस करेंगे तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, अन्यथा जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। नेट तो मिल जाएगा आपको, उसका परसेंटेज थोड़ा कम जाता है, लेकिन यदि आप जेआरएफ सोचते हैं तो फिर आपको 65 प्लस परसेंटेज और 99 पॉइंट समथिंग में परसेंटाइल मान के चलना चाहिए।
आखिरी में ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनके बेहतर भविष्य के लिए? देखिए, जो बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, या जिनका लक्ष्य पीएचडी करना है, या फिर उससे भी आगे बढ़ कर के उच्चतर शिक्षा सेवा में अपनी सेवाएं देने का उद्देश्य है, वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ही शुरू कर दें। क्योंकि आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट 2-2 3-3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनका नेट भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है। जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको एक टफ कंपटीशन से होके गुजरना पड़ रहा है, और दिन प्रतिदिन कंपटीशन टफ ही होता चला जा रहा है। इसलिए यदि आप आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, या फिर आपका लक्ष्य है पीएचडी करना, तो फिर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट अच्छी प्रकार से बेहतर तरीके से करना चाहिए, और अपने सब्जेक्ट्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक यू लवकुश जी, हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।